हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर करके पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज आपको पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि पेट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप हमेशा आगे रहें और आपकी प्रैक्टिस बराबर बनी रहे। साथ ही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले किसके द्वारा सामने रखा गया था? 1909 के अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम? तो इसका सही उत्तर होगा 1935 के अधिनियम द्वारा। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी केंद्रीय सरकार, साथ ही उसके जो कमिश्नरेट थे, जो कमिश्नरी बनाई थी उन्होंने, साथ ही भारत के जो राजा महाराजा जो उससे जुड़ना चाहते थे उनको मिलाकर एक संघ बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन ये कभी सक्सेसफुल नहीं आया। दूसरी चीज़, इन्होंने प्रांतों को स्वायत्तता दी थी। साथ ही इन्होंने क्या किया था? केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव डाला? ब्रिटिश संविधान ने, अमेरिकी संविधान ने, आयरिश संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो सही बात है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ही सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला। लगभग हमने पूरे 1935 के एक्ट को अपना लिया, पूरा का पूरा संविधान वैसे ही छाप लिया हमने जैसे उसमें दिया हुआ था। भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ, राज्यों का संघ, भारतवर्ष या एक संघबद्ध राष्ट्र? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राज्यों का संघ। आपका आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा और इस संघ से किसी भी राज्य को अलग होने की आज़ादी नहीं होगी। अलग होने की आज़ादी नहीं होगी कि कल को अपना एक राज्य को ही देश घोषित कर दें, ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते आप। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति हुई भारत में, जर्मनी में, रूस में या यूएसए में? तो यूएसए में हुई है। न्यायिक पुनरावलोकन से क्या मतलब है कि कोई भी जो कानून बनता है उसकी समीक्षा कौन करेगा? आपका जो सुप्रीम कोर्ट होगा या हाई कोर्ट होगा, और इसी समीक्षा के तहत वो देखेगा कि कानून सही रूप से जनता की भलाई के लिए है कि जनता को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस हिसाब से न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। और कभी पूछा जाए भारत में लागू है? हाँ लागू है। और कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से ही लिया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निवारक निरोध का अर्थ है पूछताछ के लिए निरोध, पूछताछ के बाद नजरबंदी, बिना पूछताछ के हिरासत में लेना है, संज्ञेय अपराध के लिए निरोध? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिना पूछताछ के हिरासत में लेना। यदि भारत सरकार के लगे कि आप देश की अखंडता और एकता के साथ खिलवाड़ चलना चाह रहे हैं, देश की अखंडता और एकता के साथ कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको क्या कर सकती है? आर्टिकल 22 में भी इसका उल्लेख किया गया है। आपको भारत सरकार निवारक निरोध कानून के तहत अरेस्ट कर सकती है। और इसमें आपको कितने महीने तक कोर्ट में बिना पेश किए रख सकती है? लगभग 3 महीने तक। 3 महीने तक। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प, कैबिनेट मिशन योजना 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के संकल्प? तो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान सभा का गठन इसी के आधार पर किया गया था। हालांकि बाद में भारत के अलग अलग डोमिनियन और प्रांतीय और राज्य विधानमंडलों से हमने क्या सदस्य चुन लिए थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माण करते समय संघ का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? यूएसए से, यूके से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कनाडा। जब भी संघ के प्रावधान की बात होगी तो कनाडा मानना है। और क्यों? क्योंकि कनाडा के संविधान से हमने सीखा है कि केंद्र सरकार हमारी राज्य सरकार की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होगी। राज्य सरकार की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कभी भी संविधान सभा के ना सदस्य बने, ना ही उन्होंने किसी पद को लिया है।
इसको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर? तो इसका सही उत्तर होगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इन्हें अगर पूछा जाए कभी भी कि प्रारूप समिति का निर्माण या प्रारूप बनाने में, अगर मसौदा तैयार करने में किसका सबसे ज़्यादा योगदान था, तो बी एन राव जी का, बी एन राव जी का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है, यह एक संसदीय लोकतंत्र है, राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। तो ये सभी सही हैं क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, संसदीय लोकतंत्र भी हमारे यहाँ। साथ ही हमारा जो मुखिया होता है यानी कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव होता है, उसका चुनाव किया जाता है। और यह यूके में एकदम पलट है, वहाँ का जो राजा या रानी होगा वो वहाँ के हेड होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारा मुखिया चुना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर बी एन राव या श्री के एम मुंशी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सर बी एन राव। बी एन राव जी बहुत ही बड़े विधिवेत्ता थे, बहुत ही जानकार है। इन्होंने सबसे पहले संविधान का मसौदा तैयार किया था, बाद में इसी पे संशोधन करके थोड़ी कुछ चीज़ें हटा के कुछ चीज़ें जोड़कर भारत का संपूर्ण संविधान बना है। तो इनका बड़ा ही योगदान रहा है पूरे संविधान बनाने में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत की है? रूस ने, भारत ने, फ्रांस ने या स्विट्जरलैंड ने? तो इसका सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड ने। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्या? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार दिया गया है, जनता को अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, किसी भी मुद्दे पर वोटिंग करके, किसी भी मुद्दे पर वोटिंग करके क्या कर सकती है, वो उस मुद्दे को समर्थन दे सकती है या उस मुद्दे को रद्द कर सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसकी शुरुआत स्विट्जरलैंड ने की है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगातार भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित किया? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ज्ञानी जैल सिंह? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कभी भी सर्वधर्म समभाव की बात की जाएगी तो गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। सर्वधर्म समभाव का मतलब क्या? सभी धर्मों को समान भाव से देखना। और हमारे सबसे फेमस डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने इसको सबसे ज़्यादा फॉलो अप किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में एक अलिखित संविधान है? यूएसए में, यूके में, पाकिस्तान या भारत? तो सही उत्तर क्या होगा? यूके। यूके में कोई भी लिखित संविधान नहीं पाया जाता। यूएसए, पाकिस्तान, भारत में लिखित संविधान है। भारत के बारे में पूछा जाए कभी भी संविधान के बारे में तो कितने? मूल संविधान में 395 आर्टिकल हैं, ठीक है। साथ ही 25 भाग हैं यानी कि पार्ट्स हैं। इसी के साथ 12 अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं। ये सारे के सारे आपके भारतीय संविधान का पार्ट हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 31 दिसंबर 1949 को? तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। हम भारतीय संविधान को पूर्णतः नहीं कर सकते। पूर्णतः कब अपनाया गया था? पूर्णतः अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाती आई है। इसी को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया। साथ ही एक खास बात और है कि इसको शुरुआत कैसे हुए थे, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने की थी इसकी अध्यक्षता। इसी में इस बात का फैसला किया गया था कि 26 जनवरी 1930 से हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। कल आपको कुछ नए प्रश्नों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।